सिर्फ 2 दफा आ रहा है, एक दफा हेडिंग में आ रहा है और एक दफा यहाँ आ रहा है। अब ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड जो है ना, ये आप देखें कि मेरा सिर्फ हेडिंग्स में आ रहा है लेकिन कंटेंट में कहीं नहीं आ रहा है परफ्यूम। तो पहली गलती उसने यही करी कि भाई कीवर्ड सही तरह से प्लेस नहीं किया। ये 800 वर्ड का कंटेंट है, 800 वर्ड में कितनी दफा कीवर्ड आना चाहिए? तकरीबन 8 दफा, 7-8 दफा आना चाहिए। पहली गलती क्या, 2 दफा तो आ रहा है, H1 में आ रहा है, H2 में आ रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन कहीं कंटेंट में नहीं आ रहा है, कंटेंट में आ ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट लाइन फिर मैं कैसे चेक करूंगा? तो मैंने उसको ये बोला है कि भाई कीवर्ड आपने सही नहीं लिखा है, ये कीवर्ड होना चाहिए प्लस यहाँ अगर अवर समर परफ्यूम्स आ रहा होता तो चलो ठीक होता। तो कीवर्ड की उसने मिस्टेक की हुई है। इस तरह से आप कंटेंट की चेकिंग करते हैं। जब वो आपको कंटेंट, वो तो आपको कंटेंट दे देगा लेकिन आपने चेक जरूर करना है कि कितने वर्ड का कंटेंट लिखा है और उसमें कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कहां-कहां उसने कीवर्ड की प्लेसमेंट कर रखी है। तो अभी देखिए मैंने अगर आपको उसका व्हाट्सएप चैट दिखाऊं यहाँ आपको, ये देखिए मैंने उसको पूरा मैसेज लिख के भेजा है कि समर परफ्यूम H1 H2 में आना चाहिए, 3 बार कंटेंट में शुरू में आए पैराग्राफ में, उसको मैं बता रहा। और मैंने कहा ये वाला कीवर्ड, ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है, ये 2 बार कंटेंट में किसी H2 H3 में, ये मैंने सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। जब ये सारे कीवर्ड्स आएंगे तो कंटेंट की लेंथ और बढ़ जाएगी क्योंकि बार बार रिपीटिशन होगा ना कीवर्ड्स का, इसलिए कंटेंट की लेंथ आप बढ़ा दें। लेकिन मुझे ये चारों कीवर्ड्स अपने कंटेंट में चाहिए जो कि उसने फुलफिल मेरी रिक्वायरमेंट नहीं करी है। अगर वो ये काम नहीं करेगा जैसे मैं उसको कीवर्ड चाह रहा हूं तो रैंकिंग भी नहीं आएगी। तो ये आपने हमेशा चीज चेक करनी होती है कि कंटेंट वो आपको जो दे रहा है लिख के वो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है या नहीं है। अच्छा, और उससे पहले चीज ये चेक करनी होती है कि ये कंटेंट आप कॉपी करके किसी एआई टूल में डालें और देखिए एआई डिटेक्शन तो नहीं आ रही इसमें, क्योंकि गूगल एआई डिटेक्शन वाले कंटेंट को रैंक नहीं करता है। उसको पता चल जाता है कि एआई से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, या किसी ऑनलाइन टूल पे आप जाके देख लें, एआई डिटेक्शन टूल लिखें गूगल पे बहुत सारे आ जाएंगे, वहां ये कंटेंट कॉपी करें और पेस्ट करें, देखें कितने % एआई है कंटेंट। ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए और कोशिश करें कि अगर 1-2 ग्रामर मिस्टेक्स भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उससे वो ह्यूमन का टच आएगा, एआई टच नहीं है। आपने देखा होगा बहुत दफा एआई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा होता है, इंडल्ज या डिस्कवर बहुत ज्यादा यूज करने लग गया, और बहुत सारे से आपको पता चल जाता है एआई कंटेंट है या नहीं है। ये सारी चीजें चेक करना एसईओ वाले बंदे का काम होता है। वो तो कंटेंट है वो तो लिख के दे देगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कंटेंट की वर्ड लिमिट जो आपने दी है वो है या नहीं है। दूसरी चीज आप चेक कर लेंगे कि एआई वाला कंटेंट है या नहीं है, किसी भी डिटेक्शन टूल पे डालें, बता देगा, ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं। तीसरी चीज ये है कि इसने जो प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 में आ रहा है नहीं आ रहा, H1 पहले सबसे चेक करना है। फिर देखना है कि कीवर्ड डेंसिटी पूरी हो रही है नहीं हो रही, H2 H3 में आ रहा है कीवर्ड नहीं आ रहा। ये सारी चीजें आप चेक करते हैं, फिर जाके कंटेंट, फिर आप पढ़ते भी एक दफा कंटेंट, ये कंटेंट में लिखा हुआ क्या है, अजूल फजूल चीजें तो नहीं लिखी नहीं, उसी के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये समर परफ्यूम्स का कंटेंट है तो फाइंड द बेस्ट समर परफ्यूम्स एट फारियाज। दूसरी हेडिंग क्या है, व्हाट इज समर परफ्यूम, परफ्यूम के बारे में बता रहे हैं, समर परफ्यूम क्या होते हैं। तीसरी हेडिंग में ये होना चाहिए कि समर परफ्यूम किस किस सीजन में लगाने के लिए, बहुत सारे कौन कौन से आपके बेस्ट हैं, फील द फ्रेश, एवरीडे स्प्रे, हमारे साथ परफ्यूम कौन से बेस्ट हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं और इसकी सियाज लास्टिंग कितनी होती है। तो ये सारे फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लें, एफएक्यूज भी डाल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर परफ्यूम्स एंड बॉडी परफ्यूम, व्हाट डू समर सेंट्स स्मेल लाइक, व्हाई चूज योर आइडियल समर फ्रेग्रेंस फॉर फ्रॉम अस। तो इस तरह की आपने हेडिंग्स देखनी होती है, बनानी होती है। जो भी कंटेंट राइटर होता है उसका काम होता है कि हेडिंग्स वो इस तरह से डिजाइन करें, फजूल नहीं हो। देखिए सारा जो कंटेंट है वो समर परफ्यूम से रिलेटेड ही लिखा हुआ है। सर आप वेबसाइट पे कहां लगाएंगे इसको? हाँ, वो कैटेगरी के नीचे जो कलेक्शंस होती है ना उसके नीचे कंटेंट आ रहा होगा सारा। क्लियर है यहां तक चीज? अच्छा, अवॉइड करना है कि आपने कीवर्ड्स की रिपीटेशन ना हो बार बार। बेस्ट एसईओ सर्विस, एसईओ कंपनी फॉर एसईओ रैंकिंग्स, बार बार देख रहे हैं एसईओ कितनी दफा आ रहा है इसमें, ये चीज अवॉइड करनी होती है। इसमें एक और एग्जांपल आगे भी आएगी, वो दिखाता हूं। ये वाली देखें एग्जांपल, ये तो मैंने बता दिया था कि 100-200 वर्ड्स के अंदर एक आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और उसको लाइनों के शुरू में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में तो फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर ही वो कीवर्ड आ रहा हो, प्राइमरी कीवर्ड। उसको बोल्ड कर दें या हाईलाइट कर दें, हाईलाइट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर दें तो अच्छी बात है। किसी तरह उसको मतलब कलर ना करें, उसको बोल्ड कर दें।
एग्जांपल क्या है, अब देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, these running shoes provide arch support for long distance joggers, the lightweight design makes them ideal for marathon running। इसमें हमारा कीवर्ड है ये रनिंग शूज। देखिए नेचुरल तरीके से आ रहा है, अगर आप नीचे देखें, buy these best running shoes because running shoes improve performance, running shoes are great for runners who need running shoes। देखिए बार-बार इस तरह से कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है कि आप कीवर्ड को लाजमी लाइनों में लिखना चाह रहे हैं, ये वाली चीज नहीं करनी है, नेचुरल तरीके से वो आए। तो ये कंटेंट में आपने ये चीजें चेक करना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप खुद कंटेंट लिख रहे हैं तो आप ये खुद करते हैं, वरना कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटर आज के दौर में पर वर्ड चार्ज करता है, बहुत सारे कंटेंट राइटर आप उसके लिए हायर करते हैं अपने पास कंटेंट राइटर, और इसके पैसे अलग से होते हैं। आप उससे पूछते हैं क्लाइंट से कि भाई आपके पास कंटेंट राइटर है या आप हमसे ही कंटेंट लिखवाएंगे, तो कंटेंट के पैसे अलग होंगे, एसईओ के पैसे अलग हैं, कंटेंट राइटर वन टाइम लिखवाने के पैसे अलग होंगे। तो आप वो पर वर्ड, क्योंकि कंटेंट राइटर आपसे पर वर्ड चार्ज करता है। अब अच्छा कंटेंट राइटर होता है ना, वो 5-10 रुपए चार्ज करता है पर वर्ड लिखने के। ये एक वर्ड है, इसमें आ कॉमा, ये पर वर्ड है, ये पर वर्ड लिखने के वो चार्ज करता है। कुछ कंटेंट राइटर 2 रुपए भी करते हैं, कुछ कंटेंट राइटर 13 रुपए भी करते हैं, अच्छे कंटेंट राइटर 5 से 10 रुपए भी करते हैं, 5 रुपए पर वर्ड भी करते हैं। मतलब अगर 1000 वर्ड का कंटेंट है तो 5000 रुपए चार्ज करेंगे वो लिखने के, डिपेंड करता है। तो कंटेंट राइटर एक सर्विस है, आपने देखा होगा कंटेंट राइटर की जॉब्स भी होती हैं, वो क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती हैं। एसईओ कंटेंट राइटर की भी जॉब होती है जो एसईओ हिसाब से कंटेंट लिखते हैं, तो आप उसको हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप एसईओ किसी को 50,000 रुपए का बेच रहे हैं तो 10 पेज उसके एसईओ के अंदर है तो 10 तो सारे भी पैसे ले जाएगा। तो आप अपनी सर्विस में या तो इंक्लूड करते हैं या तो आप उसको बता दें कि भाई इसके चार्जेस अलग से होंगे, और फिर आप कंटेंट राइटर अगर आपको नहीं पता तो आप हायर करते हैं जो आपको पर वर्ड लिख के देता है कंटेंट। डूज एंड डोंट्स में वही मैंने सबसे पहले क्या बात बताई कि ह्यूमन फर्स्ट, मतलब राइट फॉर ह्यूमन फर्स्ट। आपने लोगों के लिए कंटेंट लिखना है, सर्च इंजन के लिए कंटेंट नहीं लिखना। पहले ये स्ट्रेटेजी होती थी कि हम कीवर्ड लाजमी लिखते थे। फॉर एग्जांपल अगर 1% हमें कीवर्ड डेंसिटी लिखनी है तो हम 1000 वर्ड में 10 दफा कीवर्ड लाजमी डालते थे। आज के एसईओ में ये चीजें जरूरी नहीं है। अगर वो 3-4 दफा में कीवर्ड आ रहा है लेकिन कस्टमर की क्यूरी पूरी कर रहा है, वो कंटेंट उसके लिए काम का है, तो आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। तो आपने ह्यूमन रिटन लिखना है, मतलब एक तो ह्यूमन रिटन लिखना है और ह्यूमन के लिए लिखना है। सर अगर हमारा एक वर्ड है मिसाल के तौर पर बेस्ट फ्रेगनेंस, तो इसकी हमने सब यानी कि सेकेंडरी जो कीवर्ड्स हमने टारगेट जो गए उन तमाम कीवर्ड्स की मिसाल के तौर पर एक हमारा फर्स्ट हो गया हमारा बेस्ट फ्रेगनेंस, और इसके अलावा 10 हमारे जो ना सब क्या नाम है वो हो गए वर्ड्स ना, तो हम अपने कंटेंट में हर लाइन में हर उस पर लिख सकते हैं। तो इससे इसकी बेहतर होगी नहीं ना, हर लाइन में, जब तो कह रहा हूँ हर लाइन में नहीं लिखना बेस्ट फ्रेगनेंस। आपका बेस्ट फ्रेगनेंस एक कीवर्ड है तो आपने हर जगह लिखना नहीं है, जहां जरूरत पड़ी है वहां लिखें और कोशिश करें कि लाइनों के शुरू में लिखें। अगर आप 10 दफा आपने लिखना था तो अगर आपके 5 दफा से आपकी बात पूरी हो रही है तो आप लाजमी कीवर्ड ना लिखें लाइनों में। या अभी एग्जांपल भी देखी थी हमने पीछे रनिंग शूज की, कि बार-बार आप देखें रनिंग शूज नीचे आ रहा था और ऊपर वाली एग्जांपल में एक ही दफा आ रहा था लेकिन आपकी बात पूरी क्लियर हो रही थी, ये फर्क होता है। दूसरा आ जाता है कीप कीवर्ड डेंसिटी नेचुरल, 1 to 2% 10 to 15 कीवर्ड्स मेंशन पर 1000 वर्ड। ये रेकमेंडेड है लेकिन आप इससे कम भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए 1 से 2% होती है कंटेंट के हिसाब से। ये सवाल क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज में, पूरे कंटेंट की 1 से 2% जो ना कीवर्ड डेंसिटी की होती है। हाँ, यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि आज एसईओ के अंदर वालेकुम के लॉन्ग टेल कीवर्ड ज्यादा यूज होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि अपने कंटेंट में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। बेस्ट एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान या बेस्ट एसईओ नहीं लिखें खाली, जैसे आपका बेस्ट फ्रेग्रेंस था, अब बेस्ट फ्रेग्रेंस बहुत छोटा है, या बेस्ट परफ्यूम्स इन पाकिस्तान करना है। इंक्लूड कीवर्ड्स इन हेडिंग्स। आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें हेडिंग्स में कोशिश करें कि कीवर्ड आपका आ रहा हो, H1 H2 H3 लिख रहे हैं तो उसमें आपका कीवर्ड आए। H1 में तो लाजमी आना, H2 H3 में भी आए तो वो ज्यादा अच्छा कंटेंट कहलाता है।
Add related term LSI keyword like jogging for running shoes. मतलब रनिंग शूज अगर वो पहन रहा है तो किसके लिए पहन रहा होगा? जॉगिंग करने के लिए। तो ये इसका LSI है। समझ में? मैंने समझाया था उसके कीवर्ड वाला कि कौन कौन से तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल होते हैं, उसमें एक LSI किताब पढ़ लेगा। तो रनिंग शूज जिसके लिए वो कर रहा है तो आपने जॉगिंग का इस्तेमाल करना है कि वो किसके लिए यूज करने का पहन रहा है शूज को। डोंट्स के अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, लाजमी कीवर्ड को घुसना नहीं है कंटेंट में। डोंट फोर्स कीवर्ड्स इन एवरी पैराग्राफ, ये कोशिश नहीं करें जो आप बता रहे थे वो इसमें लिखा हुआ है कि ये बेस्ट फ्रेग्रेंस हर पैराग्राफ में लिखना लाजमी नहीं है भाई, आप नहीं लिखें उसको। तो ये लिख सकते हैं बेस्ट फ्रेग्रेंस की क्या नाम है, हर पैराग्राफ में कोई ना कोई कीवर्ड नहीं लिखें, ये तो समझा रहा हूं। नेवर कॉपी पेस्ट कंटेंट गूगल पेनलाइज डुप्लीकेट्स, कहीं से भी किसी का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट में नहीं डालना है, आपका पेज रैंक नहीं होगा, गूगल उसको पेनलाइज कर देगा। होता है ना बहुत दफा आप वेबसाइट बना रहे होते हैं और किसी का कंटेंट कॉपी करके अपने पास छाप देते हैं। जैसे थीसिस में प्लेजरिज्म जैसे चेक करें क्या करें? DOS यूज क्या है तो बताते हैं। कौन सा? वो वाला ये जो है DOS क्या है ये? डू करना है और डोंट, करना नहीं इसको कहते हैं कि करना है, इसे कहते हैं नहीं करना। नहीं ये तो पता है। ये तो पढ़ना है, इसमें लाइन में लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है? क्या लाइन लिखी हुई है? मतलब ये किसके लिए बात मैं बस क्या पढ़ रहा है? कीवर्ड कीवर्ड पढ़ रहे हैं, एसईओ पढ़ रहे हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में पढ़ के बताओ। ये सिंपल नहीं, ये लिखा हुआ क्या है? राइट फॉर फर्स्ट सर्च इंजन सेटिंग। क्या इसका मतलब है उर्दू में बताओ यार, उर्दू में तो बताओ। राइट फॉर ह्यूमंस फर्स्ट, इसकी उर्दू करो। लिखे हैं इंसान के लिए पहला। हाँ, और दूसरा क्या है? सर्च इंजन इसका क्या मतलब है? इंजन रिजल्ट होता है। सर्च इंजन के लिए बाद में लिखो, इंसानों के लिए पहले कंटेंट लिखो। सही। दूसरा क्या है? पढ़ो। कीवर्ड डेंसिटी नेचुरल, इसका क्या मतलब है उर्दू में? कहने के लिए कीवर्ड्स रखो नेचुरल। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड का इस्तेमाल कंटेंट में नेचुरल हो। समझ में आई बात? तीसरा पढ़ो। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इसका क्या मतलब है? मैंने क्या यूज करो लंबे टेल की कीवर्ड्स। लंबे टेल की कीवर्ड्स। उसके बाद क्या है? इंक्लूड्स कीवर्ड इन हेडिंग, कहने के कीवर्ड्स में एक हेडिंग को इंक्लूड किया जाए। इंक्लूड कीवर्ड्स इन हेडिंग्स H1 H2 में, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो H1 H2 में इस्तेमाल करना है। आखिरी क्या? ऐड रिलेटेड टर्म्स LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप स्लाइड देख लेगा। जॉगर से रनिंग शूज का LSI है, समझ आया? और नहीं करने काम है, जो काम आपको नहीं करने, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड को लाजमी अपने कंटेंट में नहीं लिखना है। डोंट फोर्स कीवर्ड इन एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में कीवर्ड डालने की कोशिश ना करें। नेचुरल तरीके से कंटेंट, नेवर कॉपी पेस्ट कंटेंट। ये सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि आप कंटेंट जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप कॉपी कर लेते हैं कंटेंट को और वेबसाइट बना देते हैं। अब होता ये है कि मैंने आपको बताया था गूगल क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, report.txt फाइल से पढ़ाया था और साइट मैप की फाइल से। एक तरीका ये होता है कि आप बॉट को खुद बताते हैं कि मेरी वेबसाइट को आके क्रॉल कर लो, मेरे पेज को आके पढ़ लो। वो उस टूल के थ्रू बताते हैं, वो टूल में पढ़ा हुआ है कि कैसे लगता है और कैसे उसे कमांड देते हैं कि हमारी वेबसाइट को आके क्रॉल कर लो। कभी कभार होता है कि आप वेबसाइट बनाते हैं, गूगल खुद भी पढ़ के चले जाता है, क्योंकि गूगल पे आप वेबसाइट जब आ जाती है, जब आप .com खरीदते हैं और वेबसाइट बनाते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि गूगल खुद का खुद पढ़ लेता है कंटेंट को, आपके बताने से पहले ही वो रीड करके चला जाएगा बॉट उसका। अब होगा ये कि जब आपने वेबसाइट बनाई और किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके लगा दिया और सोचा कि बाद में चेंज कर दूंगा, अभी तो बना ही रहा हूं, और इतने टाइम में गूगल आके पढ़ के चला गया, तो गूगल समझ जाता है कि ये कंटेंट इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और फिर आपने उसको दोबारा समझाने के लिए ना पूरा कंटेंट चेंज करना पड़ता है, और फिर बहुत मुश्किलों से वो समझता है यार इसने कंटेंट चेंज कर लिया। तो कभी भी ये गलती ना करें कि किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट ना करें, कभी भी रैंक नहीं होंगे। थोड़ा सा एक आध कीवर्ड तो आप खुद ही लिखते हैं ना। कंटेंट मतलब किसी का पैराग्राफ उठा लिया, किसी से कुछ और लाइनें उठा ली, कुछ और उठा लिया, तो किसी का कंटेंट कॉपी ना करें, क्योंकि गूगल को पता होता है कि ये कंटेंट कहां से आपने पिक किया है। ChatGPT से भी ले सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कंटेंट जब भी आप एसईओ का लिखवाएं, चैट जीपीटी से ना लिखवाएं, ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखें।
और कोशिश करें कि एक दो मिस्टेक आप कंटेंट में कर दें, ग्रामर वाली। सर ChatGPT से लिखवा के उसको आगे पीछे, हाँ, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसको आप देखें कि भाई वो AI डिटेक्शन ना हो, और उसके भी टूल होते हैं कि AI कंटेंट लिखा हुआ है या ह्यूमन डेटा लिखा हुआ है, उस हिसाब से ह्यूमन रिटन करें उसका पूरा। अच्छा, जैसे बीच में चेंज नहीं कर देते, कोई लाइन अगर ऊपर नीचे करते हैं, चेंज कर देते हैं, आप उसका टूल होता है कि उसमें आपको दिख जाता है, उसका भी ऑनलाइन टूल है कि ये ह्यूमन लिखा हुआ है या AI लिखा हुआ है। आप देखें, आपने कंटेंट लिखवाया, आप AI डिटेक्शन टूल में डालें, वो बता देगा इतने % AI है। फिर आप उसको ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि वो ह्यूमन रिटन लगे। AI डिटेक्शन उसकी 20 से 30% से ज्यादा ना हो, 20 से 30% से ज्यादा ह्यूमन डिटेक्शन AI डिटेक्शन ना आए उसमें। बात समझ में? सर हर वेबसाइट का एसईओ का तरीका अलग होता है? नहीं, सारे वेबसाइट के जो एसईओ के तरीके वो सारे ऐसे ही होंगे। H1 उसमें भी लिखना पड़ेगा, कंटेंट उसमें भी लिखना पड़ेगा, मेटा टाइटल उसमें भी लिखना पड़ेगा। जैसे सर दराज में प्रोडक्ट डालते हैं लोग, दराज में तो आप एसईओ की मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन ही नहीं है। वो सिर्फ आप टाइटल डालते हो, आप H1 लिख सकते हो उसमें। अच्छा, उस दराज में ये होता है कि उसमें एसईओ करके किस तरह से ऊपर आते हैं उसकी साइंस अलग है। उसमें क्या होता है कि आपने H1 डालने का उसमें ऑप्शन होता है, आप अपनी सारी डिस्क्रिप्शन भी वैसी लिखते हो जैसे इसमें कंटेंट लिखते हो। फिर उसके ऊपर आने के लिए आपको फेक ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, सही है। और फेक ऑर्डर्स करके फिर दराज समझता है कि यार इस बंदे के ऑर्डर सेलर के ज्यादा आ रहे हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके लेकर आता है। वो उसका मार्केट प्लेस का एसईओ है। अभी हम वेबसाइट का एसईओ पढ़ रहे हैं। सर वो जो टाइटल में लिखता है ना, तो वो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड दोनों का मिक्सचर लिखता है। मैंने वो तो इनसे दराज यूज नहीं किया तो फिलहाल। वो पहले शॉर्ट टेल कीवर्ड लिखते हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सर्च वॉल्यूम इसका सबसे ज्यादा सही है। फिर इसके बाद एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर वो शॉर्ट टेल कीवर्ड डाल देता है। मैंने अभी यूज नहीं किया, मैं खोल के देखूंगा। बहुत टाइम पहले मैं दराज पे एसईओ भी करता था, दराज संभालता भी था, लेकिन अभी मैंने नहीं देख रहा, तो मैं बता दूंगा कि वो देख के बता। लेकिन एसईओ अगर आप किसी भी वेबसाइट पे करें, मार्केट प्लेस तो छोड़ दें, मार्केट प्लेस की बात नहीं हो रही, आप अपनी सर्विस बेस्ड कंपनी का एसईओ कर रहे हैं या किसी ई-कॉमर्स कर रहे हैं, या वो वर्डप्रेस पे है या शॉपिफाई पे है या कस्टम बनी हुई है, स्टेप्स यही रहेंगे। H1 यही रहेगा, मेटा टाइटल आपने लिखना पड़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, कंटेंट लिखना पड़ेगा, ऐसी ही शीट बनेगी सारी। सब वेबसाइट का ही काम सेम टू सेम होता है, स्टेप सारे सेम है। समझ में? यही कंटेंट होगा कि कंटेंट में इतने वर्ड का कंटेंट लिखना है, इतनी दफा कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, भले वो शॉपिफाई पे हो, वर्डप्रेस पे हो, कस्टम बनी हुई हो, किधर किसी भी प्लेटफॉर्म, स्टेप सारे के सारे सेम टू सेम रहेंगे। सर जी नीचे अवॉइड वॉल ऑफ टेक्स्ट है, इसका मतलब वर्ड में यूज सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, मतलब आपने एक ना पैराग्राफ फॉर्म में कंटेंट नहीं लिखना है। कभी भी आपने देखा होगा कि कंटेंट पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है तो आप खुद भी नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इस वेबसाइट की, आप देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बुलेट्स आ गए, फिर टेबल आ गया। इस तरह से कंटेंट डिजाइन करने के रीडर जो रीड करे ना उसको इंटरेस्ट हो पैदा हो। देख रहे पॉइंट्स आ गए, फिर छोटे FAQs आ गए। इस तरह से आपने कंटेंट को डिजाइन करना है। इसमें टेबल टैग्स लगेंगे। हाँ, टेबल टैग लगेंगे। टेबल टैग क्या करें? टेबल टैग लगेंगे, अलाइन करके जो करते हैं इसमें खुद ब खुद टेबल बन जाता है भाई। इसका कॉपी पेस्ट करोगे बन जाएगा टेबल। इसमें भी टेबल बना सकते हैं शॉपिफाई में। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एग्जांपल। अब ये देखिए मुझे एक कंटेंट आया है, ठीक है, ये वर्ड के अंदर है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ डिजाइन टेबल कर देता हूँ, ये टेबल ये रहा, ठीक है। ये वर्ड में कंटेंट मैंने बना लिया, लिख लिया। इसको करता हूँ Ctrl+C, कॉपी कर लिया और चला जाता हूँ यहाँ कलेक्शन में। इसका नेट चल रहा है तो यहाँ मुझे हॉटस्पॉट दे दे। नेट नहीं चल रहा है आज। डायरेक्ट अगर अभी चल रहे नेट में आपको दिखाता हूँ। इस कंटेंट को वर्ड में लिखा है ना, मैंने इसको Ctrl+V करूंगा ना, खुद ब खुद टेबल जो बना हुआ है वहीं बन जाएगा। जो यहाँ टेबल बना हुआ है ना, ये जो टेबल आ रहा है ये वहां टेबल बन जाएगा।
और वहां आप बना भी सकते हैं। नेट अभी चल नहीं रहा, किसी का नेट चल रहा है तो हॉटस्पॉट गैलेक्सी A06 पासवर्ड क्या है 1 से लेके 8। यार? बाकी कोई कनेक्ट नहीं करेगा भाई। तो ये जोन का नेट है, थोड़ा स्लो चलता है, पता नहीं क्यों। आ गया। अच्छा ये नहीं आप लोग एक्चुअली अगर मलेशिया में है तो क्या अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे भी आपके पास टेबल बनाने का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से भी इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ, तो यहाँ ये देख रहे हैं खुद ब खुद टेबल बन के आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कंटेंट आया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसकी स्पेसिंग सही कर लेते हैं बस आप लोग। ये जो स्पेस आ रहा है ये सारा स्पेस ना आए, ये स्पेसिंग आप रिमूव कर देंगे, कंटेंट के साथ कॉपी होके आ जाती है जो स्पेस आ रहा है। और इसको आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा और वैसे ही दिखेगा जैसे वहां दिख रहा था। देख रहे हैं टेबल आ गया बन के। वर्ड में बना हुआ, वर्ड में डॉक्यूमेंट आया मेरे पास। आप भी वर्ड में पहले बना लें पूरा कंटेंट, तो कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, वो टेबल बन के आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। हाँ, आपको कंटेंट, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कंटेंट आप ऐसा लिखें कि रीडेबल फॉर्म में हो। अगर सीधा पहले ऐसे पैराग्राफ लिखे हुए थे, ठीक है, ये इन्होंने अभी हटाए नहीं क्योंकि ऑप्टिमाइज हो गए थे। लेकिन अगर देखिए इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं ना, हमारी ह्यूमन साइकी हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं करता। जैसे आप एक रिसर्च के मुताबिक कि 4 लाइनों के बाद अगर 5वीं लाइन है ना तो आप नहीं पढ़ेंगे। 4 लाइनों तक आपका हद तक बड़ी काम की बात नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ने को माइंड वो नहीं हो रहा होगा, डाइवर्ट नहीं हो रहा होगा। तो कोशिश करें आप इसी के बाद से देखिए इन्होंने चेंज की स्ट्रेटजी, और देख रहे हैं आप नीचे से अब ये 2-3 लाइनें ना मेरा दिमाग कहेगा यार हाँ ये पढ़ लो, एग्जाम्पल बता रहा। फिर देखें छोटे से पॉइंट्स आ गए, तो एस फॉर्म में कंटेंट लिखना है कि बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, ऐसी चीजों का यूज करें। इमेजेस करनी है तो अगर वो आ रही है, अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लो। लेकिन कंटेंट की फॉर्म ऐसी हो कि रीडेबल फॉर्म में हो, बंदे को पढ़ने में मजा आए। ये नहीं कि सारा कुछ पैराग्राफ में लिख दिया और 6-6, 7-7, 8-8 लाइनों के पैराग्राफ लिख दिए। बहुत सी वेबसाइट देखा होगा सर, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। शॉर्ट वो अलग अलग है स्टाइल लिखने का, लेकिन अगर आप एसईओ लिखना है तो मैंने आपको बताया वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, उसको किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी होती हैं। वॉल ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये है कि टेक्स्ट एक साथ भर के ना लिखें। समझ में आई वैस भाई आपकी बात? आप समझ आए वॉल ऑफ टेक्स्ट का? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? सर लेकिन सेकंड बताइए 800 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। ये वो चीज लिखी हुई है कि डोंट राइट कंटेंट, डोंट राइट टू शॉर्ट। मतलब मैंने आपको बताया था पहले आप 8-10 वेबसाइटों का वर्ड काउंट ले रहे हैं, सही है, उस हिसाब से लिखें। अगर आपने वर्ड काउंट नहीं लिया और आप डायरेक्ट लिखना शुरू हो गए तो आपने ये नहीं करना कि बहुत शॉर्ट लिख दिया कंटेंट 300-400 वर्ड का। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पहले 8 से 10 वेबसाइट्स खोलें, उस कीवर्ड को लिख के जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, और इनकॉग्निटो पे खोलें। ठीक है, एक तो क्योंकि सर्च टर्म मैच नहीं करेगी, इनकॉग्निटो पे खोलें, 8-10 शुरू की वेबसाइट खोलें, उनका कंटेंट कॉपी करें, वर्ड काउंट निकालें और फिर एवरेज लें उसका, उसके ऊपर 400 वर्ड्स आपने लिखने हैं, 400-500 वर्ड। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कंटेंट लिखने की। तो सर ये क्या कहते हैं, जैसे हमारी कंटेंट की वर्ड लिमिट है 1200, तो उस हिसाब से हमारी कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए? तकरीबन 8 हेडिंग्स होनी चाहिए। किस हिसाब से लगाना होता है भाई? एक H1 होगी और 7 H2 होनी चाहिए या H3 होनी चाहिए। तो आपकी हेडिंग्स आप देखिए, जो आपने कंटेंट निकाले, कॉम्पिटिटर निकाले, वो किस तरह की हेडिंग यूज कर रहे हैं, वो किस तरह की हेडिंग बना रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये सारा कंटेंट जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन कर लिया है। एसईओ का एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन कहलाती है ये।
ये करने के बाद आप 10-15 दिन वेट करते हैं रैंकिंग आने का। ऐसा नहीं होता कि मैंने ये कंटेंट अपलोड किया और अगले दिन मैं चाहूं कि मैं गूगल पे आ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। 15-20 दिन 25 दिन महीने बाद आप देखते हैं कि आपकी रैंकिंग्स कैसे कहां आप रैंक करना स्टार्ट हुए हैं। वो मैं टूल बताऊंगा किस तरह से रैंकिंग निकलती है, आप किस तरह से देखते हैं और फिर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। और ये मतलब नहीं होता कि एक दफा मैंने कंटेंट लिख दिया अब जिंदगी भर वो कंटेंट लिखा, उसको चेंज करते रहना पड़ता है। हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप उस कंटेंट को चेंज करते हैं। ये नहीं कि एक दफा आपने कंटेंट लिख दिया, आपका रैंक हो गया, आपने कहा मेरा काम खत्म। नहीं, उस कंटेंट को आप चेंज करते रहें। पहले आप किसी और कीवर्ड को प्राइमरी बना के कंटेंट लिख रहे थे, अब आप दूसरे कीवर्ड को प्राइमरी बना के कंटेंट लिखें, तो कंटेंट चेंज करना पड़ता है। ये तो सर उसको करें ना तो रैंक कम हो रही है, हमारी रैंकिंग नहीं आ रही। दोनों सूरतों में अब ये आप रैंक नहीं कर रहे ना, तब तो आपने कंटेंट चेंज ही करना है। इसका मतलब आपने एसईओ में कई मिस्टेक्स की हैं जब भी आपको कोई भी रैंकिंग नहीं आ रही। और अगर आप रैंक हो गए तो उसके बाद भी आपने 6 महीने साल के अंदर अंदर आपने कंटेंट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि और लोग कंटेंट की लिमिट बढ़ाते रहते हैं। रैंक होने के बाद चेंज करना पड़ता है टाइम बाद, फौरन नहीं। अगर आप आज ही रैंक शुरू हुई, पता चला कल को आपने चेंज किया तो वो रैंकिंग भी चली जाएगी। जब आप स्टेबल हो जाते हैं ना किसी रैंक पे, फिर आप कंटेंट चेंज करते हैं। अच्छा, और मेन बात ये है कि जब आप किसी के ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये नहीं है कि 10 की अगर उसकी 20 कलेक्शन है तो एक ही महीने में सारा काम उसे आपने करके दे दिया। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये सारी शीट बनाने में आपको टाइम लगता है। कंटेंट लिखवाएंगे भी कंटेंट राइटर से तो वो कंटेंट लिख के देने में टाइम लेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कल दिया, उसने 20 पेजेस का कंटेंट आपको दे दिया, इसका मतलब खुद भी चैट जीपीटी यूज कर रहा है। इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते आप। 1200 वर्ड लिखने में अगर आप खुद कंटेंट को लिख रहा है तो वो एक दिन में एक ही पेज कर सकता है। तो ये नहीं है कि क्लाइंट को आपने बोला कि यार मैं 1 महीने में ही ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन करना, तो आप उसको बताते हैं कि भाई 2 महीने इसमें लगेंगे, लेकिन पैसे आप मुझे पूरे 2 महीने के देंगे। इसी तरह आप क्लाइंट के साथ इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। अब मैंने अगर 100 कलेक्शन पे एसईओ किया है तो मुझे 100 कलेक्शन में 4-5 महीने लगे। 4-5 महीने सिर्फ इस पार्ट के ऊपर लगे, इस कलेक्शन को कलेक्ट करने में, कलेक्शन लिखने में, उसकी पूरी शीट बनाने में। 4-5 महीने तक वो मुझे पैसे देता रहा, उसके बाद भी देता रहा। लेकिन ये नहीं है कि मैंने एक ही महीने में सारा काम कर दिया उसका। ये 1 महीने के अंदर सारा काम करने वाला होता नहीं है। पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। सबसे पहले ऑन पेज के क्या क्या स्टेप हैं कि आप पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च का मैंने तरीका लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था। लास्ट क्लास में बताया था, उससे पिछली वाली क्लास में बताया था कि आपने किस तरह से कीवर्ड निकालने हैं। फिर उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना होता है उसका सर्च वॉल्यूम निकालते हैं, फिर कंपटीशन निकालते हैं। इस पेज तक आपको पता चल जाता है कि मेरी कीवर्ड सिलेक्शन क्या है। कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, मेटा टाइटल लिखते हैं, फिर H1 लिखते हैं, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर आपने ऑल टैग में बताना होता है कि भाई मैं ये प्राइमरी कीवर्ड मेरा ये होगा, स्लग में मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। वो सब शीट में काम हो रहा होता है। और फिर कंटेंट लिखते हैं। जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप एक दफा वेबसाइट में बैठ के सारे काम करते हैं। पहले शीट बनानी पड़ती है उसकी। सर ये हमारी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस होती है, तो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं कि होते कि हम लगाएं इसको ऑल टैग पे? सेकेंडरी कीवर्ड जहां लगते हैं, जब आप जैसे होम पेज में 5-6 बैनर लगे हुए तो आप सेकेंडरी कीवर्ड वहां लगा दें। अगर आपकी कलेक्शन के अंदर 2-3 जगह आप इमेजेस यूज कर रहे हैं, कलेक्शन के अंदर भी आपने स्लाइडर लगा दिया है, तो आप वहां रखें। वरना कलेक्शन के अंदर एक ही बैनर आ रहा था शुरू में, वहीं आप अपना प्राइमरी कीवर्ड लिखते हैं बस। तो कलेक्शन के हां प्रोडक्ट इमेज पे नहीं लगता। प्रोडक्ट इमेजेस पे प्रोडक्ट वाले कीवर्ड लगेंगे ना। प्रोडक्ट एसईओ करेंगे आप, उसी वेबसाइट में प्रोडक्ट एसईओ भी तो कर रहे होंगे, तो प्रोडक्ट इमेजेस के पीछे प्रोडक्ट का नाम आएगा। प्रोडक्ट एसईओ होता है प्रोडक्ट के ऊपर ही होता है। अब वो इन केस अलग-अलग केसेस है, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। प्रोडक्ट का नेम आया तो ऑल्ट के साथ आएगा ना। अरे मैं समझाता हूं आप लोगों को, अलग-अलग केसेस है, इसके अंदर समझाता हूं, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। अब एक ये प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, सही है। इसका प्राइमरी कीवर्ड क्या होगा, कैश 22 होगा ना भाई। मैं यही चाहूंगा कि मेरा कोई गूगल पे आके बंदा कैश 22 लिखे, उसे कैश 22 का पेज दिखे। और बेस्ट मैन फ्रेग्रेंसेस मेरा इसका कीवर्ड होगा, जिसमें मैं चाहूंगा सारे मैन फ्रेग्रेंसेस दिखें। मैन फ्रेग्रेंसेस पे ये नहीं दिखाना चाहूंगा, समझ में आई बात। मैन फ्रेग्रेंस, मैन परफ्यूम या परफ्यूम फॉर मैन में चाहूंगा मैन का पेज दिखे, कैश 22 गूगल पे लिखूं तो ये वाला पेज दिखे, ऐसा ही है। अब इसकी
प्रोडक्ट इमेजेस कितनी है? 1 2 3 इसकी प्रोडक्ट इमेजेस हैं। अब एक इसका कीवर्ड है कैश 22। इस इमेज के पीछे, जो मेन इमेजेस के पीछे मैं लिख दूंगा कैश 22, ठीक है। और उसके पीछे लिख दूंगा, इस वाली इमेज के पीछे लिखूंगा कैश 22 परफ्यूम, सही है। अच्छा, तीसरी इमेज है मेरे पास। अब तीसरी इमेज में क्या लिख सकता हूँ? कैश 22 प्राइस भी लिख सकता हूँ, कैश 22 परफ्यूम इन पाकिस्तान भी लिख सकता हूँ, कोई और कीवर्ड लिख सकता हूँ। अच्छा, इनके केस में अलग है, ये बनाते हैं परफ्यूम्स के इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होते हैं? जैसे कैश 22 है, एक बड़ा परफ्यूम है, उसका क्लोन बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। कॉपी कौन से परफ्यूम की बनाते हैं? ये जो परफ्यूम है, ये जिसकी कॉपी, उसका नाम है क्रीड एवेंटस। एवेंटस क्रीड का नाम सुना है? क्रीड एवेंटस, क्रीड कंपनी है, एवेंटस परफ्यूम का नाम है। अब मैं क्या करूंगा कि ये तीसरी तस्वीर है ना, इसके पीछे लिखूंगा क्रीड एवेंटस, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि लोग क्रीड एवेंटस गूगल पे लिखें तो भी ये वाला परफ्यूम शो हो। सर आपने किसी की कॉपी की है? मैंने कॉपी नहीं किया, ये लोग कॉपी करते हैं परफ्यूम बनाने की। इनका, क्योंकि इसके कस्टमर कम है, क्रीड को सब लोग जानते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि भाई इवेंटस क्रीड गूगल पे लिखें तो ये वाला परफ्यूम शो। ये कहीं बताता है कि मैं उसकी नहीं बताता। पहले ये लोग बताते थे, फिर केस हो जाता है अगर आप नाम यूज कर रहे हैं तो इसीलिए नहीं बताते। लेकिन इनका गोल तो यही है ना, रैंक। अब हम ना कंटेंट में लिख सकते हैं इनका, देखो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं, मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी। अब अगर इन्होंने चेंज नहीं की हो तो अलग बात है। इमेजेस में सब पकड़ में नहीं आता, इमेजेस में पकड़ में नहीं आता। कैश 22 एक बुक का भी नाम है, मशहूर बुक है, उसका नाम है। अच्छा, इनको लिखा हुआ नहीं है, वरना मैंने मेरे पास यहाँ बनी हुई है कि शीट ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कैश 22 is inspired by Creed Aventus। देखिए ऑन पेज में मेरे पास कहाँ लिखने के तरीके हो सकते हैं। या तो मेटा टाइटल में लिख सकता हूँ, गूगल में फौरन ऊपर दिख जाएगा ये, ठीक है। मेटा टाइटल में नहीं लिखा। दूसरा मेरे पास H1 है, H1 में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि प्रोडक्ट नेम H1 ही होता है। प्रोडक्ट के अंदर जब हम एसईओ करते हैं तो प्रोडक्ट नेम ही H1 होता है बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर हम H1 लिखते नहीं, हेडिंग नहीं बनाते। जो प्रोडक्ट का नेम होगा वो खुद ही H1 है, तो वो मिस हो गया। वो तो टाइटल होगा ना। कौन सा टाइटल होगा? प्रोडक्ट का नाम है वो टाइटल होगा। प्रोडक्ट का नाम H1 होता है। यहाँ दिखाता हूँ, समझाता हूँ दोबारा से। अब इसके अंदर अगर कंटेंट लिखना है ना, तो ये जो चीज है ना कैश 22, ये H1 होती है। ये बाय डिफॉल्ट H1 होती है, सही है। ये बाय डिफॉल्ट H1 होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोडिंग से चेंज करना पड़ेगा कि ये H2 हो और फिर आप नीचे से H1 अलग बनाएं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये H1 होती है। मेटा टाइटल चला गया, मैं नहीं लिख सकता, H1 चला गया। स्लग में नहीं कर सकता, स्लग में जाहिर सी बात है मुझे कैश 22 ही लिखना है जो परफ्यूम का नाम है। और दो चीजें बच गई, एक ये जिसके पीछे लगा सकता हूं और एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो मैं उसके पीछे ऐसी चीज कर सकते हैं, अगर आप किसी का क्लोन बना रहे हैं, किसी की कॉपी बना रहे हैं प्रोडक्ट की, कंटेंट में नहीं लिख सकता। तो अब सिर्फ मेरे पास दो चीजें बची। तो आपने पिक्चर अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जिसकी कॉपी बना रहे हैं उसके पीछे ऑल टैग उसका लगाएं। समझ में आई बात? अगर सर्च में आ भी गया तो लोग कैसे यकीन करेंगे कि ये उसकी कॉपी है? यकीन नहीं करते, लेकिन ये इनका ब्लॉग भी लिखा हुआ है, ब्लॉग में बता रहे हैं कि कौन सा परफ्यूम किसकी कॉपी है। तो सारे इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन आप ये बड़ा ब्रांड बन गया कि ये शो नहीं करते कि हम कॉपी बनाते हैं। ये चाहते हैं बंदे को, कस्टमर को ये फील आए कि हमारी अपनी फ्रेग्रेंस है। सर में देखें बहुत कम जगह यहाँ लिखा होता है, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर इसका यहाँ एक और ब्लॉग है वहां लिखा हुआ है, यहाँ अंदर जाएंगे ना वहां मिल जाएगा आपको, जिसमें ये सारे परफ्यूम्स का इन्होंने बताया कि ये इसकी कॉपी है। पहले ये लोग करते थे, लेकिन वो केस हो जाता है। अगर आप किसी का नाम यूज करते हैं ना तो वो केस हो जाता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, सही, ऑल टैग में कर सकते हैं, वहां कोई मसला नहीं। लेकिन वेबसाइट के अंदर कहीं नाम यूज होगा ना तो आप पे केस हो सकता है कि आप बिना परमिशन के वेबसाइट बंद हो जाएगी, आपको उठा के ले जाएंगे, लीगल नोटिस आएगा भाई कोर्ट से। डाले के साथ कार्ड भी होंगे
और आप चले जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। प्रोग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात? प्रोग्राम बोल देखिए ये सारी चीज करने से आप एसईओ का एक पार्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन, जो सबसे फंडामेंटल है। अगर आपका ये पार्ट सही होगा तभी आप ऑफ पेज का एसईओ कर सकेंगे। अगर आप यही पार्ट सही नहीं करेंगे तो ऑफ पेज एसईओ कर ही नहीं सकेंगे। ऑफ पेज एसईओ क्या करता है, ये पार्ट क्या करता है, आपको रैंकिंग लाने में हेल्प करता है। इसके थ्रू आपकी रैंकिंग आती है अगर आप ये सारे स्टेप सही करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रैंकिंग आ जाती है 30 20 पे आपका कीवर्ड आ जाता है 30 20 15 10। ये रैंकिंग आने के बाद उसको फर्दर बेटर करने के लिए आप ऑफ पेज यूज करते हैं लिंक बिल्डिंग वगैरह। और उसको मुस्तकिल वो टॉप पे रहे, इसीलिए आपको ऑफ पेज यूज करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या, जब रैंकिंग आएगी वो इन्हीं स्टेप से आएगी। अगर ये आप स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी रैंकिंग आएगी नहीं, तो आपका ऑफ पेज करने का कोई फायदा होगा ही नहीं। तो ये पार्ट करना सबसे ज्यादा मेन होता है। और इसमें कीवर्ड सिलेक्शन, अगर आपने गलत कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया और उस पर मेहनत करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑन पेज एसईओ क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें उससे। जीओएस घर जाके आपको सवाल याद आएगा ना, इसलिए मैंने कहा अभी पूछ लें। सर कीवर्ड प्लानर से जो आपने वो निकाले थे एवरेज, वो किस तरह निकाले थे ना? मैंने बताया था, मैंने टूल के थ्रू निकाली थी, उसे कहते हैं कीवर्ड प्लानर। उसके लिए पेड टूल होते हैं, आप कोई पेड टूल खरीद लें, 2-3 हज़ार रुपए का आपको सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं लोग दे रहे होते हैं, वो मिल जाएगी। आप उसके थ्रू वो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले जो ना मैंने अपनी दराज की उस प्रोफाइल पे ना वो चलाई थी, एड्स चलाए थे गूगल एड्स ना, तो वो मेरे पास अकाउंट है तो उसमें हाँ वो उससे हो जाएगा। आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो हो जाएगा। अकाउंट बना हुआ। हाँ लेकिन वो डीएक्टिवेट जो ना उन्होंने बोला कि डीएक्टिवेट है आपका। नहीं तो आप उसको खोल लें, उसमें कार्ड लगाना पड़ता है, कोई मसला नहीं, खुल जाएगा। समझ में आई यहाँ तक बात? अब हम पढ़ते हैं कि ऑफ पेज एसईओ किसे कहते हैं। ऐसे एक्शंस जो आप अपनी वेबसाइट के अलावा किसी और वेबसाइट पे करें उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। अपनी वेबसाइट पे जो काम करना था, जो भी आप अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं उसे कहते हैं ऑन पेज। और अपनी वेबसाइट से हटके अगर आप किसी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हैं तो वो कहलाती है ऑफ पेज एसईओ। एक्शन टेकन आउटसाइड योर वेबसाइट टू इंप्रूव सर्च रैंकिंग व्हाई गूगल सीज दीस एज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर ट्रस्ट एंड हायर रैंक। एग्जांपल बताता हूं कि भाई आपका अपना रेस्टोरेंट है, आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। अगर लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी तो फिर फायदा है, फिर आपको कस्टमर्स भी ज्यादा मिलते हैं। गूगल इसको ऐसे ही देख रहा होता है, भाई आपने तो अपने पास सारे स्टेप सही किए, सब कुछ सही किया है, लेकिन आप अपनी ही करे जा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है ना। अगर आप दूसरी वेबसाइट्स में जाके अपनी प्रमोशन कर रहे हैं या कोई दूसरा आपके लिए अपनी वेबसाइट में कोई बात लिख रहा है, आपको बैकलिंक दे रहा है। बैकलिंक इसे कहते हैं कि आपको कोई लिंक दे रहा है, मतलब वो आपके लिए कोई बात लिख रहा है कि सबसे अच्छे बैग्स ये वाले लोग बनाते हैं, और आपकी वेबसाइट मेंशन कर दी, जैसे ही क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रहा है। तो जितनी वेबसाइट्स पे आप ये काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। गूगल ये चीजों को देख रहा होता है, ठीक है। उसके बहुत सारी चीजें स्टेप्स हैं। अच्छा, एक होता है बैड एसईओ वर्सेस गुड ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, ये काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि बैकलिंक्स बना के दे देते हैं। क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम 1000 बैकलिंक्स आपको बना के दे देंगे। बैकलिंक, यही कह रहा हूँ, बैकलिंक का मतलब क्या है कि दूसरे की वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक डालना और प्रमोट करना, उसे कहते हैं बैकलिंक। समझ में आई बात? आपने देखा होगा उर्दू पॉइंट पे कोई लोग अपना बिजनेस का डाल रहे होते हैं, या किसी और वेबसाइट में आपने देखा होगा कि किसी चीज की प्रमोशन आ रही होती है या किसी के बारे में कोई ब्लॉग लिख रहा होता है, उसे कहते हैं बैकलिंक। आजकल क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए 1000 वेबसाइट पे काम कर देंगे। वो काम आपने किसी से कराना नहीं है, ना आपने किसी को खुद करके देना है। क्यों? क्योंकि ये उन वेबसाइट पे आप लिंक बनाएं जो खुद भी अच्छी वेबसाइट्स हों, वीडियो मार्केटिंग जिनका अब वो कैसे पता चलता है, किस तरह से आप किसी वेबसाइट को पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट गूगल की नजर में अच्छी है या नहीं है, उसका तरीका है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी से आपको पता चल जाता है क्या होती है, टर्म मैं अभी दिखाऊंगा भी। उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये वेबसाइट अच्छी है भी या नहीं। जब भी किसी से बैकलिंक लें या किसी के लिए बनाएं एसईओ में, तो वो खुद भी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए गूगल की नजर में।
स्पैमिंग फोरम्स विद लिंक्स, फेक गूगल रिव्यूज। गूगल रिव्यूज बहुत ज्यादा फेक ऐसे ना डलवा दें कि आप एक ही दिन में 50-100 रिव्यूज आ रहे हैं। गूगल देख रहा है भाई आपको दिन में 1-2 आते हैं, एक दफा से 100 आ रहे हैं, तो वो अननेचुरल हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी वेबसाइट के लिए किसी का एसईओ कर रहे हैं और लिंक बना रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ में आप लिंक्स बनाते हैं, पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरह के लिंक्स बनाते हैं। तो ये नहीं कि एक ही दिन में आप 100 लिंक्स बना दें किसी के। गूगल देख रहा होता है भाई कि इसको एक दिन में 1-2 रिव्यूज आते हैं, एकदम से 100 कैसे आ रहे हैं। एग्जांपल बता, अर्निंग 10 लिंक्स फ्रॉम ईडीयू वेबसाइट। अच्छा, edu डॉट जो वेबसाइट्स होती है ना, इनका गूगल पे ट्रस्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होती है। तो बहुत दफा देखा होगा आपने कहीं लिखा होता है edu.pk या edu.net। तो edu वाली जो वेबसाइट्स होती है ना, अगर आप उनसे लिंक ले रहे हैं या वो आपके लिए प्रमोशन कर रही है, तो गूगल की नजर में वो बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, तो आपको उसका बड़ा फायदा हो सकता है। हेल्प जेन्युइनली बाय कोरा एक वेबसाइट है, डिस्कशन फोरम है। अगर आपको उसके थ्रू लिंक मिल जाता है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। रियल कस्टमर टेस्टिमोनियल। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ में उससे पहले एक और चीज समझाता हूं, इस चीज से पहले ऑफ पेज एसईओ से पहले आपने एक और शीट बनानी होती है। देखिए मेरे नीचे शीट्स चल रही है काफी सारी। एक हो गई हमारी कलेक्शन एसईओ की जो हमने बनाई थी, वो पीछे रह गई। कलेक्शन एसईओ की शीट आपने समझ ली थी कैसे बनाई थी, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह से प्रोडक्ट एसईओ की बनेगी, वही सारे स्टेप फॉलो होंगे। ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने कर ली एग्जाम्पल। अब आप आ रहे हैं ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में सबसे पहले आपने एक शीट बनानी होती है, उसका नाम आप कुछ भी देते हैं। उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपके लिए होनी चाहिए। एक तो आप सारे कीवर्ड्स जो आपने कलेक्शन के लिखे हैं वो आप कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ लाके। जो कलेक्शन एसईओ की कीवर्ड की लिस्ट होगी ना, वो आप कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ कीवर्ड्स आते सारे, और उसी कीवर्ड्स को कॉमा में भी लिख रहे हैं, कॉमा कर करके भी लिख रहे हैं। ये क्यों जरूरत पड़ेगी आगे समझ में आएगा कि अब पहले से ये शीट बनाने से काफी मदद हो जाती है। इस तरह लिख लिया, कॉमा करके लिख लिया, एक चीज ही हो गई। फिर आपको एक जीमेल आईडी बनानी पड़ती है, या आप क्लाइंट से लेते हैं, क्योंकि जीमेल आईडी आप खुद इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अब वो नंबर मांगता है जीमेल आईडी बनाने के लिए। तो आप जीमेल आईडी क्लाइंट से कहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे, ताकि आपके पास इतने नंबर थोड़ी हैं कि भाई आप कैसे कर सकते हैं। जीमेल आईडी क्यों रिक्वायर्ड होती है कि अगर हम एक ही जीमेल आईडी को हर वक्त यूज करेंगे ना, तो गूगल उसे बैन कर देता है कि बार बार आप लिंक बनाते रहे उसी जीमेल आईडी से, तो गूगल देख रहा होता है आपकी एक्टिविटी को, तो वो बंद हो सकती है। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में एक जीमेल आईडी जरूरत पड़ती है, वो आप उसका आईडी पासवर्ड लिख लें, ठीक है, और फोन नंबर लिख लें जो बिजनेस का है। जो जो चीजें आपको क्लाइंट दे रहा है, नंबर दे दें, नंबर डालने की जरूरत पड़ती है तो आप नंबर लिख लें। उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक यहाँ लाके रखते हैं। वेबसाइट का लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गिटहब, जो जितने भी लिंक है वो सारे आप यहाँ जाके जमा कर लें, इस शीट के अंदर लाके रखते हैं। ये क्यों जरूरत पड़ेगी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका जो उसका मेन टाइटल है, उस मेन जो होम पेज का टाइटल है वो, और एक डिस्क्रिप्शन, वो आप यहाँ लाके रख दें, मेटा डिस्क्रिप्शन। उसका लोकेशन, एड्रेस अगर है, तो ये सारी शीट एक ऐसी बनाए जिसमें ये सारी डिटेल्स आप लाके यहाँ जमा कर लें। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ये डालने की कहीं जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास शीट बनी होगी तो आसानी होगी, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। इसीलिए ये शीट बनाना जरूरी है। और आपने क्या करना है कि इसमें एक पार्ट मिसिंग है, वो यहाँ आपने जो ब्रांड की डिस्क्रिप्शन होती है, वो ब्रांड करता क्या है, बायो जिसे कहते हैं, आपने शॉर्ट बायो कह लें या अपने बारे में डिस्क्रिप्शन कह लें, वो 3 तरह की आपने बनवानी होती है, तकरीबन 250 से 300 वर्ड्स की पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन 3 बनानी होती है, डिफरेंट स्टाइल की। बात सब में एक ही हो रही हो, लेकिन 3 डिफरेंट इस वेरिएशन की बनवानी होती है 250 वर्ड्स की। वो क्यों बनवानी होती है, वो भी आपने जब वेबसाइट आप बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने डालनी पड़ती है, तो वो आप पहले से बनवा के रख लें। क्लाइंट से बोले कि वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे दे, वो करता क्या है, उसका ब्रांड करता क्या है, सारी चीजें वो भी खुद लिखनी है, वो खुद नहीं लिखनी, वो आप क्लाइंट से लिखवा ले तो अच्छा हो जाएगा, मतलब एआई ना हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप, सबसे पहला जो काम होता है ना एसईओ के अंदर, वो होता है सोशल प्रोफाइल्स बनाना। सोशल प्रोफाइल्स क्या होती हैं, जैसे फेसबुक है, सोशल प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, साउंड क्लाउड है, स्नैपचैट है, ये सारी सोशल प्रोफाइल्स कहलाती हैं। इस तरह की और सोशल प्रोफाइल्स भी हैं। याद है, क्लियर है?
आपने देखा होगा फेसबुक का जब आप बनाते हैं तो आपको वो बायो में जाके वेबसाइट डालने का ऑप्शन देता है। यस, समझ में आई बात? इस तरह से किसी भी आप क्लाइंट का एसईओ करते हैं तो आपने कम से कम 100 सोशल प्रोफाइल्स में जाके अकाउंट बनाना होता है, कम से कम 100। 100 वहाँ से ढूंढेंगे। 100 मैं बताता हूँ कैसे ढूंढेंगे, मिलेंगी कैसे आपको 100 सोशल प्रोफाइल्स। आपने जाना है गूगल पे और लिखना है सोशल प्रोफाइल वेबसाइट्स। ये देखिए 100 प्लस 300 प्लस ये सारी मिल जाएंगी आपको। और अगर नहीं मिल रही तो मैं आपको दे दूंगा, यहाँ मेरे पास लिखी है, देखो देखो यहाँ बनी हुई है और उस पे आगे लिंक भी लगा के बताऊंगा कैसे बनती है। देखो बनी हुई है ना, दिखा तो रहा हूँ। ये तमाम सर बनी हुई- अच्छा ये होती क्यों है मैं समझाता हूँ आपको, क्यों जरूरी भी क्यों है ये भी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मेरी वेबसाइट से सेंड्स एंड स्टोरीज एक मिसाल गूगल पे, पहले तो मेरा गूगल ऐड का लिंक आ रहा है, स्पॉन्सर्ड जो आ रहा है, फिर मेरी अपनी वेबसाइट आ रही है और फिर नीचे आप देखिए मेरे सोशल पेजेस आ रहे हैं। अब कल को कोई कॉम्पिटिटर आ जाए सेंड्स और स्टोरीज लिख दे, एन लाइक कर दे, तो उसकी वेबसाइट इन सोशल प्रोफाइल से ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि सोशल प्रोफाइल्स की पावर बहुत ऊपर होती है। वेबसाइट जो होती है ना फेसबुक की, जितनी सोशल प्रोफाइल्स होगी तो कल को कोई कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा तो वो आपके नीचे ही रहेगा, और बंदा अगर लिख रहा है तो किसी ना किसी वो पेज पे ही लैंड होगा। क्या मतलब सर? क्या मतलब यह है कि आपने 100 बनानी है, बस ये मतलब है। नहीं तो आपने बोला है क्या बात की है? मैंने कहा कि कल को कोई कॉम्पिटिटर आ जाए और उसका नाम सेंड्स एंड स्टोरीज ना हो, सेंड्स स्टोरीज हो, एन गायब हो जाए उसका, तो वो क्या करेगा, अगर आप सोशल प्रोफाइल ज्यादा नहीं बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट के नीचे ही उसकी वेबसाइट आने लग जाएगी। सोशल प्रोफाइल से क्या होगा कि आपके सोशल पेजेस आ रहे होंगे सारे, तो कम से कम 100 आपने बनानी होती है। ये रेकमेंडेड है अच्छे एसईओ के लिए, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम 6-7 तो खुद बना लेते हैं। देखा था अभी हमने जो बनी हुई थी इंस्टाग्राम, आपको क्या, आप भी बिजनेस खोलते हो तो क्या क्या बनाते हो, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब बना लेते हो। हाँ 100 आपको मिल जाएंगी ना, ये भी सोशल प्लस वेबसाइट आप गूगल में लिखें आपको लिस्ट मिल जाएगी। अभी नेट ही चल रहा तो ये मिल जाएगी, वरना मेरे पास भी लिस्ट है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, इसमें साउंड क्लाउड भी है, इसमें गिटहब भी है, इसमें और बिहेंस भी है, पिंटरेस्ट भी है, हाँ पिंटरेस्ट भी है। अब देखिए सारी जगह ये सारी सोशल प्रोफाइल्स कहलाती हैं। बता रहा हूँ ना, जब आप अभी नेट नहीं चल रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा। जैसे आप ये सोशल प्रोफाइल्स पे आएंगे, इसको आप जाएं, इसको खोलें, इसको लॉगिन करना है, साइन अप करने का कहीं ऑप्शन होगा। साइन अप आप उसी जीमेल से करें जो मैंने आपको एक पाया है, जीमेल आप क्लाइंट से ले लें। जीमेल लेने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो हर सोशल प्रोफाइल में कहीं ना कहीं प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, एडिट प्रोफाइल का। आपने वो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन ढूंढना है, वहां आपने कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, लोकेशन देनी है, वेबसाइट का लिंक होता है। जैसे आप इंस्टाग्राम बनाते हैं तो पूछता नहीं है बायो में जाके, प्रोफाइल में जाके कि वेबसाइट का लिंक डालना है डाल दो, फेसबुक पेजेस के लिंक डालने डाल दो। तो जब ही वो शीट बनवाई थी कि आपके पास सारा डेटा एक ही जगह होगा, तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना होता है कि 100 सोशल प्रोफाइल्स पे अकाउंट बनाना होता है। वहां आपको लिंक का भी ऑप्शन देना होता है कि आपने यूआरएल क्या रखना है। तो यूआरएल में आप ब्रांड नेम भी रखते हैं। देखिए यहाँ इस नंबर इसलिए आ रहे हैं, कुछ सोशल प्रोफाइल में नंबर खुद ब खुद लगा के दे रहा होता है, लेकिन वहां यूजर नेम लिखने का ऑप्शन होता है। यूजर नेम जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना, यूजर नेम आप लिखते हैं, वैसे ही इन वेबसाइट्स में भी कहीं ना कहीं आपको यूजर नेम लिखने का ऑप्शन दे रहा होता है। तो वो लिंक में देखें हर जगह क्या आ रहा है, bridge.com/muscleman और उसका आगे का लिंक जो भी है। सबसे पहले स्टेप ये होता है कि 100 बनानी होती है। अच्छा ये 100 की 100 एक साथ नहीं बना ले बैठ जाए, 10 बना ले, 15 बना ले एक दिन में, 5 बना ले, तो ये पूरा ये काम 1 महीना आपका ले लेता है। एक बार बनाने में तो 5-10 मिनट लगते हैं, फेसबुक बनाने में कितना टाइम लगता है? बना के पासवर्ड वगैरह एक जगह लिया जाए। सब जगह मैंने इसलिए रखा है क्लाइंट को ये पता चल जाए भाई ये अकाउंट बनाए, इस आईडी से बनाए, इधर बनाए, सारी चीज पता चल रही होती है। जीमेल क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। समझ में आई बात?
अब ये वाली जीमेल से हमें सारे सोशल प्रोफाइल एक ही जीमेल आईडी से बनाने पड़ते हैं, और जीमेल आईडीज रिक्वायर्ड होती हैं जब हम और आगे बढ़ते रहेंगे। देखो बिजनेस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बिजनेस सिस्टम वेबसाइट पे सोशल प्रोफाइल वेबसाइट। अब देखिए मिसाल के तौर पर साउंड क्लाउड हो गया, तो इस पे अगर ये कंपनी वर्क ना करे तो मिसाल के तौर पर करे नहीं करे वर्क थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सोशल प्रोफाइल बना रहे हैं। सिर्फ प्रोफाइल बनानी है, सोशल अगर लीड ना हो हमारी लीड की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, साउंड क्लाउड में मैसेज थोड़ी आता है। तो इससे फायदा क्या होगा सर? यही बताया तो फायदा मैंने आपको अभी तो दिखाया खोल के कि आप जब वेबसाइट लिखते हैं तो आपके नीचे सारे सोशल पेजेस आ रहे होते हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी सोशल प्रोफाइल वेबसाइट होती है तो गूगल आपको उतनी हेल्प करता है। गूगल समझता है यार ये अच्छी वेबसाइट है, इससे सारे सोशल अकाउंट्स पे बना है तो आपको काफी हेल्प मिलती है। तो कम से कम 100 सोशल प्रोफाइल्स में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। मतलब वेबसाइट का लिंक आप देखें, हर वेबसाइट में ना बायो का होता है। इंस्टाग्राम बनाते हैं तो बायो का डालने का देते हैं, लिंक्डइन बनाते हैं तो आपको वेबसाइट का डालने का ऑप्शन देते हैं, टिकटॉक बनाते हैं तो वेबसाइट डालने का ऑप्शन देते हैं। जितने भी ऑप्शन है उसके सारे फिल करते हैं। टिकटॉक बनाते हैं, पूछता है आपका फेसबुक पेज है, आप अपना फेसबुक पेज का लिंक भी वहां रखें, इंस्टाग्राम भी वहां रखें। तो सारे ऑप्शन के लिए ही जब भी मैंने पहले कहा था शीट बना रहे हैं, जो ये शीट थी, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना होगा। एड्रेस पूछ रहा है तो आपने एड्रेस डाल दिया, नंबर पूछ रहा है नंबर डाल दिया। तो ये शीट आपने सभी कह रहा हूं सबसे ज्यादा जरूरी होती है ये शीट बनाना। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? आपने इस बार मैंने पहले भी किया था, ये शीट आपने डाउनलोड की थी क्या? डाउनलोड नहीं की थी, ये गूगल शीट्स पे बना हुआ है। इसने खुद ऐसे बनाई क्या है। लिख के आपने शीट आ गई? ऐसा मैंने क्या लिखा कि शीट आ गई? सर ने लिखा हो जाए हो गया। अरे गूगल शीट यूज किए? नहीं सर, गूगल में ये जो शीट है इसे कहते हैं गूगल शीट। गूगल पे जाना, लिखना गूगल शीट्स, आ जाएगी शीट। सिंपल है। अभी नेट यार बड़ा मसले कर रहा है। देखो यहाँ गूगल पे आओगे, देखो यहाँ खोले सामने, जीमेल खुली भी होनी चाहिए इसके लिए, गूगल शीट्स। पहला लिंक आएगा, यहाँ चले जाना और उसके बाद यहाँ साइन इन कर लेना और यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे ना तो ये ऐसी शीट खुल जाएगी। ये बनानी होती है आपको खुद ने। सर इससे बल्क में नंबर भी सेव हो जाता है। बहुत फायदे गूगल शीट्स के। अब आपने समझी बात। सबसे पहला काम होता है ये सोशल प्रोफाइल बनाना। जीमेल आपको बहुत सारी जरूरत पड़ती है, आगे जाके पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाले जो सेक्शन स्टोरीज का जब मैं एसईओ कर रहा था तो मुझे कितनी जीमेल की जरूरत पड़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपके लिए इतनी सारी जीमेल्स जरूरत पड़ी थी इसको एसईओ करने के लिए। अब यहाँ से आप देखते रहेगा कितनी सारी जीमेल आपको दिखेगी। देखो सैफिद खान, सैफुल्ला87, 97, 77, 47, ये सब मेरी जीमेल आईडीज हैं। देख रहे हैं 147, 157, 177, 187, 217, 207, 227, 237, 247, 257, 267, ये सारी मेरी जीमेल आईडी है, जिसमें से एक मेरी है सैफुल्ला.77 जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ पर्सनल। बाकी ये सारी मेरी जीमेल आईडीज हैं जो मैंने इस ब्रांड की एसईओ करने के लिए यूज की थी। उस टाइम पे जीमेल बनाते हुए नंबर नहीं पूछता था, तो जब ये इतनी सारी बनी हुई नजर आ रही है। अब तो नंबर अब वो पूछते इसीलिए पूछते क्योंकि ये मैं जुगाड़ी काम हर कोई पहले करता था, मुख्तलिफ जीमेल आईडीज बना के एसईओ के अंदर, क्योंकि गूगल बैन कर देता है। अगर एक ही आईडी से मैं बहुत सारे लिंक्स बना लूंगा ना तो वो बैन कर देता है, इसीलिए मुझे डिफरेंट आईडी बनानी पड़ती थी। लेकिन सोशल प्रोफाइल्स के लिए आप एक ही जीमेल को यूज करते हैं। आगे स्टेप बढ़ते रहेंगे तो आपको मुख्तलिफ जीमेल आईडी रिक्वायर्ड होंगी आगे जाके, आगे वाले स्टेप्स में। अभी हम सोशल प्रोफाइल्स में, अभी हम यहाँ हैं, तो इसके लिए वही वाली जीमेल से काम होगा, इसके लिए भी वही वाली जीमेल से काम होगा। जब सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स आएंगे तब हमें जीमेल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं तो अभी आप फिक्र नहीं रखें इस चीज की। अब सोशल बुकमार्किंग में क्या करते हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि हमें 5-10 जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, आपको पहले से बना के दें, क्योंकि एक जीमेल आईडी पे एक ही नंबर के थ्रू बनती है, इसीलिए अब ये वाली हरकत नहीं हो सकती है। और ये जीमेल आईडी से अगर आपने किसी के लिए बैकलिंक बना दी है तो वो आप जीमेल आईडी अब दूसरे ब्रांड के लिए यूज नहीं करेगा। समझ नहीं बात? ये जीमेल आईडी में दूसरी में फोन नंबर कांटेक्ट नंबर नहीं मांगते? हर जीमेल आईडी बनाने के लिए एक नंबर, नया नंबर डालना जरूरी है। आपकी सिम में तो हमारे पास 1 2 हाँ ना, अब जब तो कह रहा हूँ क्लाइंट से बोलते हैं आपके वो प्रोवाइड करे। अच्छा वो जीमेल अकाउंट कहीं से खरीदते भी हैं, वो भी क्या करें, उनके पास नंबर होते हैं, वो कंपनीज होती है जो ये प्रोवाइड कर लेती हैं। आजकल जीमेल आईडी 500 रुपए में 5 मिल जाती हैं।
बहुत सारी चीजें वो खुद प्रोवाइड करेंगे, उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अब ये वाली हरकत नहीं हो सकती थी, लेकिन इस ब्रांड के एसईओ करने के लिए आप देख रहे हैं कितनी सारी जीमेल आईडीज जरूरत पड़ी थी मुझे और बनाई थी हमने। अब ये कब जरूरत पड़ेगी हम आगे स्टेज में पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा है सिर्फ सोशल प्रोफाइल्स का। आपने मिनिमम 100 सोशल प्रोफाइल्स में अकाउंट बनाना है, या आप सोच लें। और शीट पे आपने कैसे लाके रखना है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जिस वेबसाइट पे बना रहे हैं उस वेबसाइट का नाम, उसको किस जीमेल आईडी या किस यूजर नेम से बना रहे हैं वो, उसका पासवर्ड क्या है, उस अकाउंट बनाने जैसे फेसबुक का पासवर्ड होता है ना, वही आपने इस प्रोफाइल में जब आप बना रहे हैं तो उसका पासवर्ड क्या रखा है वो, और उसके बाद वो लिंक क्या बन रहा है प्रोफाइल में जाके एडिट करने के बाद व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन होता है जैसे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो वो जब व्यू प्रोफाइल करते हैं तो ऊपर एक लिंक चेंज हो जाता है, वो लिंक आपने उठा के यहाँ कॉपी करके रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई बताए ना क्या हो गया, ऊपर से चली गई, ऊपर से चला गया क्या? एक बार दोबारा वीडियो में हो जाएगा। सर आपके हाल कितने जीमेल नहीं बनते? अब नहीं बनते, और ना मैं अब ये काम करता हूँ, मैं किसी को 5,000 रुपए 10,000 रुपए देता हूँ, वो ये काम मेरे लिए कर देता है। इस काम के लिए टाइम चाहिए, निकालना पड़ता है, करना पड़ता है, जितना करना था मैं कर चुका। अब कोई क्लाइंट आता है तो मैं किसी बच्चे को लगा देता हूँ, वो ये काम कर देता है। समझ में आई बात? कितने पैसे देते हैं? 5,000 रुपए में हो जाता है काम। 5,000 में सर एसईओ ऊपर चला जाता है? 5,000 रुपए में एसईओ में मेरा काम हो जाता है। उसके बाद स्टेप्स है ना, मुझे उससे क्या क्या कराना है, वो स्ट्रेटेजी है पूरी, वो हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से एसईओ ऊपर लेके जाया जाता है। उससे पहले की ये वर्किंग है ना? हाँ, ये सारी वर्किंग तो जरूरी है। ऑफ पेज का पहला पार्ट है कि आपको सोशल प्रोफाइल्स बनानी होती है, मिनिमम 100। इसी तरह इसमें बिजनेस सिस्टम वेबसाइट मिनिमम 30 बनानी होती है, फिर ये 100 बनानी होती है। इसी तरह से ये पार्ट है पूरे पूरे, जब ये एसईओ में टाइम लगता है। ये बनी है, इंसान से बनी है। आपने तो बनाई आपने ये, लेकिन बच्चे में हेल्प बना दी, फिर इसके पार्ट्स बनाए नीचे पार्ट्स ही बनाए। ये नीचे इसके काम चल रहे हैं कि इसमें मैंने क्या क्या काम किए हैं, जून के ब्लॉग्स कितने लिखने हैं, मई के कितने लिखने हैं, अप्रैल के कितने लिखने हैं, ये हर महीने में उसे काम बताता हूं भाई। इतनी तो ये एमएस एक्सेल इतना पे बन सब सकती है, एमएस ऑफिस पे बन सकती है। हाँ बन सकती है, तो गूगल शीट पे बनाया ताकि डेटा वो भी देख सके ना, लाइव देख सके कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या लिंक बना ली, इसलिए गूगल शीट पे बनाना। इतनी वर्किंग, इतना गूगल के वर्क और इतना करके गूगल नहीं देखता अच्छा देखें, इसको इनका सवाल ये है कि ये इतनी वर्किंग, इतना सबर, इतना टाइम लगा के मैं ऊपर आऊं, इससे अच्छा मैं गूगल को पैसे दे दूं। अब आ जाती है बात कि इससे क्या होता है फायदा, कि जितने गूगल पैसे लेगा ना उससे ही कम में काम होता है ये सारा, उसकी फीस में से कम ही होगी। और जब तक गूगल को पैसे दे रहे हैं जब तक वो ऊपर है, अब कब तक बजट आप लगाते रहेंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, कंपनीज एसईओ कराती हैं, क्योंकि एक दफा आप इससे ऊपर आ जाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म ऊपर रहते हैं, और उस पर वर्किंग होती रहेगी तो आप लॉन्ग टर्म ऊपर ही रहेंगे। सर ये आप जो ब्लॉग जो बना रहे हैं अप्रैल मई जून, अभी ब्लॉग की बात नहीं आ रही, ब्लॉग को छोड़ दो। ब्लॉग की बात ही नहीं आ रही, वो शीट पे आप क्यों नजर रखे हो, मैंने ब्लॉग समझाया ही नहीं है। जब मैं आऊंगा उसको समझाने तो आप मुझसे उसका सवाल करेगा। अभी हम जो समझ रहे हैं वो स्टेप समझ रहे हैं कि ये क्या होता है, समझे बात? बाहर से सवाल आ जाएगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा तो दूसरा सवाल सर गूगल क्या चार्ज लेते हैं? अब वो अलग-अलग चार्जेस होते हैं, उसके पर क्लिक के चार्जेस होते हैं। मैंने बताया कि भाई पर क्लिक में आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, इसीलिए एसईओ करना पड़ता है। अच्छा, और एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हर क्लाइंट खरीदता नहीं है, सर्विस पूरी खरीदता, इसी वजह से नहीं खरीदता कि वो सब्र नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बोलूं मैं 6 महीने बाद आप मुझसे सवाल करना रैंकिंग का, लेकिन 6 महीने तक मैं 1 लाख रुपए लूंगा, तो आप बोलेंगे यार पागल बना रहे हो, मैं 6 लाख रुपए आपको क्यों दूं? तो ये हर बंदा नहीं करता है, लेकिन जिस बंदे को इसकी वैल्यू वर्थ पड़ता है ना, वो आपसे काम कराएगा और इसके पैसे चलते। अब मैं बता रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है दुबई की, मैं 1.5 साल से एसईओ कर रहा हूँ, हर महीने वो 1 लाख रुपए देता है। महीने के समझ लो साल के कितने हो, 12 लाख रुपए हर महीने मुझे दे रहे हैं साल के। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो रैंकिंग की वजह से उनको बिजनेस मिल रहा है, और उनको पता है कि ये रैंकिंग, वो गूगल एड्स नहीं चलाते हैं, कहते हैं हमें एसईओ से बिजनेस मिल रहा है, तो वो एसईओ कराते हैं। सर तो चेंजिंग के लिए मतलब चेंज कराना तो डेटा भी देता हूं। डेटा मतलब क्या चेंज कराना, सब चीजें चेंज कराना, क्या मतलब क्या चीज चेंज करा रही हूं, जैसे कि कोई हेडिंग्स वगैरह है, हेडिंग वगैरह चेंज, मैं उनको खुद ही कहता हूं कि कंटेंट अब चेंज करना है, या
जो चेंज करना था वो मैं उनको गाइड करता हूँ। लेकिन वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उस पे भी एसईओ के सेम स्टेप्स हैं। एसईओ हर जगह एक तरीके से ही काम करता है कि उसकी भी सोशल प्रोफाइल्स आपने बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी H1 लिखना पड़ेगा, उसके लिए मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपने लिखनी पड़ेगी। सर हर 6 महीने के बाद यानी कि वो जो आपका कंटेंट होगा वो चेंज होगा? रैंक करने के 6 महीने बाद, रैंक करने से पहले नहीं। जब आप 1-2 पोजीशन पे रैंक कर जाएं काफी 6 महीने तक, फिर आप कंटेंट चेंज करते हैं। अगर सर हम इसको कंटिन्यू रहने दें तो क्या वीक 2 पे रैंक कर ही रहे तो हम उसको कल को क्या होगा कि और कोई कीवर्ड्स आप टारगेट नहीं कर सकेंगे ना। अब आपका एक कीवर्ड थे मैन परफ्यूम, समझे आप रैंक कर गए उस पे, 6 महीने हो गए। अब परफ्यूम्स फॉर मैन भी तो एक कीवर्ड है, उसको तो आपने टारगेट नहीं किया, उसको आपने छोड़ दिया था उसको। तो अब आप क्या करेंगे, उस कंटेंट की स्ट्रेटजी परफ्यूम फॉर मैन के हिसाब से चेंज कर देंगे। उसकी वजह से हम सर नीचे भी आ सकते हैं। नहीं आएंगे ना परफ्यूम फॉर मैन, परफ्यूम पे तो आप रैंक रहेंगे, लेकिन परफ्यूम फॉर मैन पे रैंक करने के लिए आप ट्राई करेंगे। समझ में आई बात? कंटेंट को आपने चेंज करते रहना चाहिए। और ये काम जब करेंगे जब आप किसी कीवर्ड पे रैंक हो जाएंगे 6 महीने तक। और अगर आप किसी कीवर्ड पे रैंक हो ही नहीं रहे, मतलब आपका 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, कोई रैंकिंग आई नहीं, 40 भी नहीं आ रही, 50 भी नहीं आ रही, इसका मतलब आपने कंटेंट में कोई मिस्टेक की है। तो आप उसका मेटा टाइटल सारी चीजें चेंज करते हैं। और फिर रैंकिंग में सिखाऊंगा कि रैंकिंग निकालते किस तरह से, आप कैसे पता चलता है कि कौन से रैंक पे कौन सा कीवर्ड है। वो एक टूल के थ्रू निकलती है, वो मैं आपको समझा दूंगा। कीवर्ड एवरीथिंग वो शीट से निकलती है, वो समझा दूंगा। खैर अभी यहां तक आपको पहला स्टेप समझ, ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गई। अब हम आए हैं ऑफ पेज में। ऑफ पेज में पहले हमने शीट बनाना सीखी कि शीट कैसे बनती है उसकी। फिर उसका पहला स्टेप है सोशल प्रोफाइल्स। ये वेबसाइट्स कहां से निकाली, गूगल पे जाके आप लिखें सोशल प्रोफाइल वेबसाइट, वो आपको 500 प्लस दे देगा। उसमें से आपने 100 निकाल के यहाँ रखनी है, उसमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते ही आपने उसमें प्रोफाइल का ऑप्शन ढूंढना है। जब आप इंस्टाग्राम बनाते हैं तो आप प्रोफाइल पे जाके सारी चीजें एडिट करते हैं, फेसबुक बनाते हैं प्रोफाइल पे जाते हैं, लिंक्डइन बनाते हैं प्रोफाइल का। जैसे ही आप इस पे अकाउंट बनाएंगे ना, आप सेटिंग्स में जाके प्रोफाइल का ऑप्शन ढूंढेगा, वहां लिखा होगा एडिट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल लिखा होगा, उसको खोलें। एडिट पे क्लिक करेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन देगा, कहीं पेज नाम पे, कहीं वेबसाइट डालने का ऑप्शन देगा। वो सारी चीजें आप इस शीट में आपने रखी हुई थी, वो आप सारी चीजें पेस्ट करें। यूजर नेम डालने का ऑप्शन देगा तो यूजर नेम डालते हैं, ब्रांड का नेम डालेगा जिसका एसईओ कर रहे हैं, सेव करें। फिर वो आपको ऑप्शन देता है व्यू प्रोफाइल, या कहीं लिखा होगा व्यू प्रोफाइल। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे एक लिंक आ जाएगा, ऊपर खुल जाएगा आपका। और लोगो भी लगाना होता है, लोगो भी ले लेगा उसका लोगो, ताकि आपने डीपी जो होती है ना, फेसबुक पे डीपी लगाते हैं, वैसे ही हर वेबसाइट में डीपी का ऑप्शन होता है, तो आप उसमें उसकी जगह लोगो लगाते हैं। लोगो लगाएंगे, व्यू प्रोफाइल करेंगे, उसका लिंक आएगा, उस लिंक को उठा के यहाँ रखते हैं। इस तरह से ये 100 लिंक्स आपने रखने होते हैं। तो यानी 100 प्लेटफॉर्म से 100 प्रोफाइल बनाना, 100 प्रोफाइल बनाना, 100 प्लेटफॉर्म पे जाके, हाँ ये भी कह सकते हैं कि 100 प्लेटफॉर्म है, या इनको वेबसाइट्स कहते हैं, वैसे तो प्लेटफॉर्म नहीं कहते। अलग-अलग जीमेल से बनी है। नहीं, एक ही जीमेल से काम करना है सारा। ये समझ में आया भाई? यहाँ तक क्लियर है? सर सोशल प्रोफाइल के लिए अलग जीमेल और फिर बिजनेस के लिए अलग। अभी मैं आगे नहीं पढ़ा, वो शीट छोड़ दो भाई, अभी जो सिखा रहे हैं वो समझो। अभी आप छोड़ दो उस बात को। नहीं, उसका अकाउंट बना के ये पूरी एक दफा सेटिंग करनी है, उसमें जैसे लगा के बस लोगो लगा के जो जो उसमें चीजें मांगने का ऑप्शन दे रहा है वो आप डाल के उसका लिंक उठा के यहाँ रख दें। इसमें जो प्रोफाइल बनाएंगे तो जिसकी क्लाइंट की कर रहा है उसी का जीमेल लेंगे। हाँ ना, क्लाइंट की जीमेल की मैंने बताया, तो आप खुद से जीमेल नहीं बना सकते ना, कितनी जीमेल बनाओगे? जीमेल सब पे लगाओ। अरे भाई एक ही जीमेल से सब जगह अकाउंट बना दो, बस खत्म कर दो। नहीं भाई, अभी हम पहला स्टेप पढ़ा है, आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके, वो पढ़ेंगे। पहला स्टेप समझ लो। अगली दफा से ना मैं इस शीट के अलावा कोई शीट खोलूंगा जिसको डाउनलोड कराऊंगा, सिर्फ ये पढ़ाऊंगा, ताकि ना वो नजर आए ना ये नजर आए, ताकि इसके बारे में अभी ये पढ़ रहे हैं ना तो बस इसका सवाल करें, आगे नहीं बात। समझ में आई बात? क्या वो आखिरी में सो गए क्या बंदे? पीछे कौन है? जी गैब्रियल, क्या हो गया, आप सो गए क्या? क्या समझा फिर आपने आके? अरे अल्लाह के बंदो यार, यहाँ गौर कर